कुछ लड़ाइयां ऐसी होती जिनका कोई पॉइंट होता है, जैसे कि ये वाली लड़ाई, और कुछ लड़ाइयां वैसी होती जिनका कोई पॉइंट नहीं होता, जैसे कि ये वाली लड़ाई। वीडियो बना। और ये जो लड़ाई थी ये दूसरी टाइप की लड़ाइयों में से एक थी। अबे जब गदर 2 रिलीज हो रही थी 11 अगस्त को, तो क्या जरूरत थी उसी समय ओ माय गॉड 2 रिलीज कर देने की? मैं अपना चुपचाप बैठ के ओ माय गॉड 2 देख रहा हूँ, साइड वाले थिएटर में सनी पाजी चिल्ला रहे, दोनों गले नहीं लगा सकता था। मेरे आगे कपल बैठा था, वो बेचारे घबरा गए, आपस में एक दूसरे को देखने लगे। मैंने कहा अरे बेटा तुम लोग अपना फोकस करो काम पे, तुमसे नहीं कह रहा, तुम काम नहीं करोगे तो मैं बोर हो जाऊंगा यार यहाँ पे। 10 दिन बाद मैंने फाइनली दिल्ली वापस आकर देखी ओ माय गॉड का सेकंड पार्ट, और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आप लोग को अपनी राय उस बारे में कुछ दूंगा, बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वॉचिंग। सबसे पहले तो वो होशियार के 14 जो ये कमेंट करने के लिए तैयारी होगा कि बड़ी जल्दी याद आ गया रिव्यू करने का, साल हो तुम मेरी बुआ हो क्या है जो ऐसे ताने मारते रहते हो मेरे को? तुमने मेरा 79 का रिचार्ज कराया है कि मुझसे हंसते पूछते रहते हो कब आएगा भाई, क्यों नहीं दे रहा? लेकिन जोक से बात, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स पढ़ के, बिकॉज ऐसा लगता है कि जेन्युइनली एक कनेक्ट है हम लोगों के बीच में। कोई इंसान अगर हक से डांट के बात पूछता है तो मजा आता है। लेकिन मैंने फिल्म रिलीज होने से पहले ही बोला था कि मैं इनके रिव्यू नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाया इसके बारे में मैंने सारी डिटेल ब्लॉग्स चैनल पर डाली है, वहां पर जाके सारी की सारी चीजें देख लीजिए। देखा कितना स्मूथली प्लगइन करे तुम्हारे भाई ने, इतना स्मूथली अगर उत्कर्ष शर्मा का रीलॉन्च प्लगइन हो जाता तो शायद गदर 2 भी बढ़िया पिक्चर बन जाती। ठीक है, खैर ये वीडियो गदर 2 के बारे में नहीं है, ओ माय गॉड 2 के बारे में। और सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब ओ माय गॉड 2 का ट्रेलर ही लॉन्च हुआ था तब भी मैंने यही बोला था कि भाई इसको क्यों अननेसेसरीली क्लैश करा रहे हो एक दूसरी फिल्म से। दोनों ही फिल्मों में पब्लिक की अच्छी रुचि थी, और अगर हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होते तो शायद हम दोनों पिक्चर देख लेते, लेकिन हम है नहीं। एक ना एक का नुकसान होना था और जनता ने डिसाइड कर लिया कि नुकसान किसका होना था। यही ओ माय गॉड 2 अगर साल के किसी भी और समय पर आ जाती तो काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस रन कर सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो ना सका। क्यों, मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म से। फिल्म का प्लॉट ये है कि पंकज त्रिपाठी महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं और अपने काम धंधे में दिन भर बिजी रहते हैं। और एक दिन उनको कॉल आता है कि आपके लड़के को एडमिट कर लिया गया इमरजेंसी में अस्पताल में, भागे भागे चले आइए। अब किसी बाप के पास ये फोन आएगा कि भाई साहब आपका लड़का इमरजेंसी में आया, उसको क्या लगेगा? ये लगेगा कि भाई लड़ाई झगड़े में पकड़ा गया मेरा लौंडा, फुटबॉल खेलते हुए टांग तोड़ ली उसने, बाइक से गिर के छिल गया। लेकिन इनके भर्ती होने का क्या रीजन है? भाई ने अपेरेंटली रात भर इतना हस्तमैथुन किया कि सवेरे उनको अस्पताल ले जाना पड़ गया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, जुल्फिकार फार्मेसी वाले चच्चे सही बात करते थे क्या? मैं तो अब तक उनको मजाक में लेता था यार। अब सोचो यार उस बाप पे क्या बीती गई होगी जिसका बेटा अस्पताल में इसलिए नहीं है कि उसने मार पिटाई कर ली, कुछ गुंडागर्दी कर ली, खेलते हुए टूट गया, इसलिए कि भाई हत्ती ज्यादा लगा ली उसने। खैर थोड़ी सी खोजबीन के पता चलता है कि स्कूल के लॉन्डन ने उसको बोल दिया कि सुन बे छोटा है तेरा। अब क्या छोटा हो तो तुम समझ ही गए हो, क्योंकि अलग अलग देशों में, अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग सभ्यताओं में उसके अलग अलग नाम है। कोई लुल्ली कहता है, कोई टुन्नी कहता है, कोई हथियार कहता है, कोई सामान कहता है, और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो इसको पीनिस कहते हैं। बताओ। खैर ये सुनने के बाद उनका हाल वैसे ही होता है जैसे मुझे मेरे सब्सक्राइबर काउंट देख के हो जाता है। भाई उसके बाद खोज में लग जाता है साइज को इंक्रीज करने के जुगाड़ पता करने के लिए। कभी सड़क छाप उस्तादों के पास जा रहा है, कभी उल्टे से सेक्सोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, और सारा का सारा जुगाड़ ये ढूंढ रहा है कि भाई साहब किसी तरह हो जाए। बट वेट अ मिनट, जब हम छोटे थे तब ये सीन होता तो समझ में आता, क्योंकि तब तो इंटरनेट कुछ था नहीं रिसर्च करने के लिए। जो दोस्तों ने बताया वो हमको सच मानना ही पड़ता था यार। भाई केन और अंडरटेकर भाई भाई हैं, सच मान लिया। अंडरटेकर ने केन का मुंह जला दिया तब से वो मास्क पहनता है, सच मान लिया। रबर के ब्लू पार्ट से पेन की इंक भी मिट जाती है, सच मान लिया। भाई ऐसे वैसे मत किया कर, मुंह पे पिंपल आ जाते हैं, सच मान लिया। भाई 2014 आ रहे थे अच्छे से। वर्स्ट पार्ट वो कि भाई स्कूल में हल्के हो रहे होते हैं और उनकी वीडियो बन जाती है और वो वायरल हो जाती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कौन माइका लाल है जो ये वीडियो देख रहा है, उसके सर्च टर्म्स क्या है? कौन उल्लू का पट्टा सर्च कर रहा है 7th क्लास बॉय मास्टरबेटिंग वायरल वीडियो है? खैर इसी चलते उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है और उनके आस पड़ोस में मिथिलेश भाभी जैसे डैंग पड़ोसी हैं जो कि भाई साहब ताना मार मार के उनका जीना दूभर कर देते हैं समाज के अंदर। लड़की की हालत खराब हो जाती है, वो सोचता है भैया इससे बढ़िया तो मैं सुसाइड ही कर लूं। पापा भी परेशान होते हैं और वहीं हम उनकी मदद करने के लिए आते हैं महादेव के एक दूत जो कि बनते हैं अक्षय कुमार। उसके बाद पंकज त्रिपाठी स्कूल पे केस करते हैं और हर उस इंसान पे भी जिन्होंने गलत सेक्स एजुकेशन लोगों को दी। और अगर ऐसा कोई केस सच में बन रहा है ना तो मेरे भाइयों पे करो सबसे ज्यादा। तो भाई साहब ऐसी अंट शंट बातें उन्होंने मुझे बताई थी बचपन में, मैं तो मतलब अब
तुम लोगों को बता भी नहीं सकता भाई, इतनी बेवकूफी की बात थी। उसके बाद शुरू होती है एक बढ़िया लीगल बैटल, एक कोर्ट रूम ड्रामा, जहां पर पंकज त्रिपाठी अपने पॉइंट्स रखते हैं इन द फेवर ऑफ सेक्स एजुकेशन, और वहां से रिटर्न में यामी गौतम अपने पॉइंट्स रखती है। ऑनेस्टली फिल्म का प्लॉट बहुत ही बोल्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ब्रेव है, और एक ऐसी प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को सामने रखता है जिसके बारे में बात करने के लिए शायद सोसाइटी अभी कंफर्टेबल नहीं है। और जब मैं सोसाइटी की बात करता हूं तो मैं दिल्ली, बॉम्बे की अर्बन पॉकेट से बाहर के देश की भी बात करता हूं कि शायद वो जनता अभी इतनी कन्वीनियंटली उस बारे में बात नहीं कर सकती है, और उस एस्पेक्ट के ऊपर फिल्म बनाई है, विच इज अ वेरी 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 ब्रेव मूव। उसके साथ अलग अलग रिलीजियस कल्चरल थीम्स को जोड़ा गया है, जिससे कि आप थोड़े से और कंफर्टेबल हो जाए उन चीजों के बारे में बात करने के लिए। लेकिन फिर भी यार सेक्स की बात है, कोई हेट स्पीच थोड़ी कि आप खुल्लम खुल्ला कर लोगे इंडिया में। सो फॉर द प्लॉट आई वुड से अ वेरी वेरी गुड जॉब, और एक ऐसा प्लॉट आज की डेट में बनाना एक बहुत ही ब्रेव और बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है। फुल मार्क्स फॉर द प्लॉट एंड फॉर द अटेम्प्ट। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। फिल्म के लीड रोल में पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर निभाया है। एक रिलक्टेंट फादर दैट डजंट नो अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड बट इज रेडी टू सोक इन ऑल द इंफॉर्मेशन। He ends up fighting for his son and a lot more things and looked very 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 convincing doing that. वो पूरी की पूरी फिल्म की एक लौती बैकबोन है, and he had to deliver a very good performance, and that's exactly what he has done. To tell you guys about Pankaj Tripathi's performance is almost like preaching to the choir. जो बात आप लोग को पहले से पता है वो मैं क्या आप लोग को दोबारा बताऊं, मुझे बता दो। यामी गौतम प्लेज अ लॉयर अगेंस्ट हिम। उनके कैरेक्टर को ज्यादा एक्सप्लोर ही नहीं करा गया है। वी नेवर सी हर बियॉन्ड द कोर्ट रूम, मतलब कभी तो कोर्ट से घर जाती होगी, भाई साहब चिल करती होगी, चाय पीती होगी, कॉफी पीती होगी, कभी तो सोचती होगी यार बात तो सही कह रहा है ये कांति, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। वो कोर्ट रूम में हमेशा विलन बन के आती हैं, वैसा सा म्यूजिक उनके साथ चलता चला जाता है, लेकिन उस वन डायमेंशनल रोल को भी उन्होंने काफी अच्छे तरीके से निभाया। एंड यामी गौतम इज लुकिंग वेरी 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 गुड इन दिस फिल्म। गीता अग्रवाल शर्मा जो कि बनती है पंकज त्रिपाठी की वाइफ, उनकी भी मैं दाद देना चाहूंगा। उन्होंने भी अपने लिमिटेड रोल में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव काम करा है। साथ में ऑफकोर्स ब्रिजेंद्र काला तो हैं, जो कि किसी भी सेटअप में उनको आप डाल दे वो एक ही सी एक्टिंग करते हैं, लेकिन हर बार बढ़िया लगते हैं। अक्षय कुमार was apparently playing शिवजी earlier, is now playing a different character. अर्नेस्टनेस उनके कैरेक्टर के अंदर दिखी, लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस मुझे कुछ बहुत ज्यादा ग्रैंड या खास नहीं दिखी। अच्छा परफॉर्म करते हैं बट दैट्स अबाउट इट। एज अ फैन ऑफ अक्षय कुमार आई रियली थिंक कि उनकी बहुत सारी चीजें काट दी गई हैं, जिसकी वजह से उनकी कैरेक्टर का, उनकी परफॉर्मेंस का पूरा स्कोप हम लोग नहीं देख पाए। जितना उन्होंने दिखाया उन्होंने अच्छा करा है, बट अगेन इट्स नॉट सो ग्रेट। पवन मल्होत्रा भी फिल्म के अंदर, जैसा कि मैंने पहले बोला था, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार शायद वो थोड़े से आउट ऑफ प्लेस हो गए हैं। एक तो सारे के सारे जजेस के कैरेक्टर अब कहीं ना कहीं सौरभ शुक्ला के लिए लिखे जाते हैं, उसी एक टेम्पलेट पर सारे के सारे आधारित होते हैं, और पवन मल्होत्रा वहां थोड़े से आउट ऑफ प्लेस मुझे लगे। पॉइंट नंबर 3, द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। गानों को छोड़ के फिल्म का म्यूजिक काफी अंडरवेलमिंग था। और अभी सब ज्ञानी के 14 आके मुझे बता देंगे भाई गाने तो बढ़िया थे तो म्यूजिक कैसे अंडरवेलमिंग हो गया। अब म्यूजिक के और भी सारे एलिमेंट्स होते हैं साउंड डिजाइन में, सिर्फ गाने ही नहीं होते। मैं बता रहा हूं, मेरा कब का खानदानी धंधा बताइए। The BGMs etc. do not add a lot to the setup, और देखकर ऐसा लगता है कि यार थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर भी करी जा सकती थी। हर हर महादेव ऑफकोर्स एक ऐसा साउंड ट्रैक है जो जब भी आता है तो एक एनर्जी लेकर आता है थिएटर के अंदर, बट उसके अलावा थोड़ा बहुत मुझे हल्का ही लगा मामला। पॉइंट नंबर 4, द सेंसर बोर्ड। अब जरा भैया इत्मीनान से बात कर लेते सेंसर बोर्ड की। उस सेंसर बोर्ड को जिसको आदि पुरुष में कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखा, ऐसे देख रहे बैठ के, हैं जनता नाराज हो गई आदि पुरुष देख के, हमें तो इतनी बढ़िया पिक्चर है कि पता नहीं जनता का मूड क्या खराब हो गया। उनको यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रही, बड़ी चुल मच रही है कटिंग करने की, बिकॉज लाइक आई सेड बात सेक्स की हो रही है। सेक्स की बात थोड़ी कर सकते हैं, हेट स्पीच देनी वो खुल्लम खुल्ला दो। वी इंडियन पीपल यार, वी कल्चर, वी डोंट डू सेक्स यार, वी बॉर्न आउट ऑफ टीयर्स, यू डोंट नो। एक फिल्म जिसको जाना चाहिए था टीनेजर्स को, अलग अलग लोगों को, अलग अलग समाजों को, सभ्यताओं को, उसको ए रेट देकर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एक इतने बड़े कैरेक्टर के आधे से ज़्यादा सीन काट दिए, पता नहीं क्या सोचकर ये सब करा, और ऑनेस्टली वी डू नॉट नो कि सीन्स क्या कटे हैं, लेकिन ऐसा पता चल रहा है कि इस फिल्म को बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस चीज़ की वजह से भी आ गया। प्रमोशन एक्टिविटीज़ कुछ हो नहीं पाई, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कुछ हो नहीं पाई, और एक ऐसी फिल्म जो अच्छी फिल्म बन के निकल सकती है उसका सेंसर बोर्ड ने काफ़ी ज़्यादा कटिंग कर दी। ये चीज़ सुन के काफी डिसअपॉइंटिंग लगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिल्म का पॉइंट अच्छा है, फिल्म का प्लॉट अच्छा है, फिल्म मैसेज बहुत बढ़िया तरीके से देती है और आपको कंफर्टेबल करके देती है। पता नहीं क्या दिक्कत थी कि इसमें कटिंग करनी थी,
कटिंग में आपने दाढ़ी की नहीं करा तो पिक्चर ही करते चले जा रहे हो यार। पॉइंट नंबर 5, द राइटिंग ऑफ द फिल्म। फिल्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को डील करती है, इसलिए राइटिंग को बहुत ही स्मार्ट होना पड़ेगा। खासकर जब आप उन चीजों की बात करते हो जो हमारे यहाँ पे टैबू है। एक तो साली हर चीज तो हमारे यहाँ टैबू है, कोई चीज के बारे में बात करो ये दैट्स अ टैबू। मैंने कहा क्या टाइबू, इतना टाइबू नहीं जितना हमारे हिंदुस्तान में टाइबू है। पर फिल्म की राइटिंग काफी ज्यादा सेंसिटिव है और फनी भी है। फिल्म प्रीची कई कई जगह पर हो जाती है लेकिन उसको पुल बैक भी कर लेती है। ओवरऑल मुझे लगता है राइटिंग भी फिल्म की काफी बढ़िया थी। आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि फिल्म को इतना ज्यादा लंबा रन नहीं मिला। मुझे ओवरऑल मजा आया ओ माय गॉड 2 देखकर और मैं इसको देना चाहूंगा 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाकी अब मैं वापस आ चुका हूं तो रिव्यूज का सिलसिला वापस चलता रहेगा। अगला रोज करने जा रहे हैं बरेली छपड़ी यूनिवर्स का, तो उसको आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, कमेंट करके बताइए आपका क्या ओपिनियन है और सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोनों चैनल्स को। बाय गाइस, जय श्री राम।